आप सभी दोस्तों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने हो, ऐसी क्या असेसमेंट करें कि आपको ये मदद मिल सके ये डिसाइड करने में कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। आप अगर मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने स्टेप्स बताए थे अपना बिजनेस डिसाइड करने के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप यही था कि आप टैलेंट्स और अपने स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में पूरा एक असेसमेंट लिस्ट बनाएं, जिससे कि आपको ये मदद मिल सके कि आप बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें। बहुत बार हम लोग फैड्स को फॉलो करते हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक बहुत क्लियरली बताया था कि फैड्स को फॉलो करना कुड बी डिजास्ट्रस, क्योंकि फैड्स आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर आप फैड्स के चक्कर में अपने टैलेंट्स को भूल के कि भाई आज के दिन ये ज़्यादा हॉट चल रहा है और मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि बिना पैशन के और बिना टैलेंट के स्टार्ट किया हुआ बिजनेस या बिना कमिटमेंट के स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, फैड को फॉलो करता हुआ बिजनेस थोड़े टाइम तो शायद चल जाए, लेकिन जब वो फैड खत्म होगा तो आपको क्लियरली ऐसी चीज़ चाहिए जो सस्टेनेबल हो। तो इसलिए आज हम अपनी सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे और सेल्फ असेसमेंट के मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको होपफुली ये आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मैं बिजनेस तो स्टार्ट करूं, लेकिन कौन सा। सबसे पहला स्टेप, आप अपने स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ्स इनकी लिस्ट बनाइए। आपके स्किल्स, आपने जो भी अभी तक काम किया है, नौकरी करी है, उसमें आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है, आपके स्किल्स वहाँ से आ सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री की नॉलेज हो सकती है, जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया है, या आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी अपनी फैमिली में कुछ इस तरीके का बिजनेस या काम होता आया है जिसके बारे में आपको काफ़ी पता है, बचपन से आप सुनते आए हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स में काउंट होते हैं। स्किल और स्ट्रेंथ दोनों अलग चीज़ें हैं। स्किल वो काम है जो आप बहुत एक्सपर्टली कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आईटी कंपनी ही है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का स्किल है सॉफ्टवेयर बनाने का, लेकिन उसमें एक सेल्स पर्सन का स्किल है उसी सॉफ्टवेयर को जाके बेचने का। तो काम ऑर्गेनाइजेशन का सेम है, लेकिन दो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल है। अब इसमें स्ट्रेंथ क्या चाहिए? स्ट्रेंथ ऐसी चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक बहुत एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। अगर आपका माइंड एनालिटिकल है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे ही जो सेल करने वाला है, जो सेल्समैन है, उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन और एक ह्यूमन कनेक्ट बनाना, बॉन्ड बनाना, ये उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स, अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, तो अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स दोनों की लिस्ट बनाएं। इससे आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से एरियाज को आगे देखना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और कौन से एरियाज को अवॉइड करना है। जो दूसरी चीज है वो है आपको अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस की लिस्ट बनानी है। अब देखिए, ये इंटरेस्ट पैशन जो है ये आपकी स्किल और स्ट्रेंथ दोनों से अलग है। स्किल तो आपने काम कर करके जो भी आप अभी तक काम कर रहे थे उसमें बनाया, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, भाई ये चीज मेरे को ऐसा, ये मैं करने लगता हूँ तो मैं गुम हो जाता हूँ इसमें, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका पैशन है। आपको उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। आप वो लिस्ट बनाएंगे तो उससे आपको काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपका स्किल स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट पैशन, इसका ओवरलैप कहाँ पे बनता है। जब तक इन दोनों का ओवरलैप नहीं होगा तब तक आप उस स्वीट स्पॉट में नहीं है अपने बिजनेस को सक्सीड कराने के। जो स्वीट स्पॉट होना चाहिए, उस स्वीट स्पॉट को हिट करने के लिए आपको आपकी स्किल स्ट्रेंथ और आपको आपके इंटरेस्ट और पैशन, इन दोनों का जो ये ओवरलैप है, वेन डायग्राम जो मैंने अपनी उंगलियों से बनाया है, इसका ओवरलैप ये बहुत जरूरी है ढूंढना। जो तीसरी चीज आपको आपके बारे में क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आपकी वैल्यूज और आपके गोल्स क्या हैं। थोड़ी वैल्यूज पे बात करते हैं। देखिए, वैल्यूज आपकी पर्सनल वैल्यूज होती हैं। पर्सनल वैल्यूज से मेरा मतलब है आपको आपकी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, ये आपकी पर्सनल वैल्यू है। अगेन, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये सवाल का जवाब अपने आप को खुद देना है कि किस लेवल की करप्शन फॉर एग्जांपल बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको कितना टाइम अपनी फैमिली के लिए देना है,
आपको अपने पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स सीनियर होते जा रहे हैं, उनके लिए आपने कितना टाइम बचा के रखना है, आपने अपनी बच्चों के लिए कितना टाइम बचाना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वैल्यूज़ में आता है। और अगर आपकी वैल्यू ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को काफ़ी टाइम देना है, तो क्लियरली आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम की खपत हो। अगर आपको आपकी वैल्यूज़ ये कहती हैं कि आपको वीकेंड्स अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करना है, तो आप ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते जो वीकेंड पे आपका टाइम डिमांड करे। तो आपको आपकी वैल्यूज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए जब आप अपना नया बिजनेस डिसाइड कर रहे हो, जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो। और आपको आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। भाई गोल बहुत लोगों के बहुत डिफरेंट होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का सिर्फ अमीर बनना या एलन मस्क जितना अरबपति बनना ये जरूरी नहीं है सबका गोल हो। पहली बात तो सबके फाइनेंशियल गोल्स भी बड़े डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि भाई मेरे को अपने बॉस को ना रिपोर्ट करना पड़े, सैलरी जितना भी मेरे घर में आ जाए मेरे बिजनेस से उतना काफी है। ये भी एक बिजनेस गोल हो सकता है। मैं इस गोल को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ ये मान के कि मैं तो अरबोपति बनूंगा, सिर्फ यही करेक्ट गोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अपने अपने गोल्स हैं और आपको यू शुड बी कंफर्टेबल विद योर गोल। आपको आपका अगर गोल है कि आपको सिर्फ अपने सैलरी को रिप्लेस करना है बिना ऑफिस जाए, दैट्स अ वर्दी गोल, बिल्कुल ठीक है। तो पर आपको ये अपना गोल क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल गोल्स में भी बहुत रेंज है। किसी का गोल है ही कि 100 करोड़ से कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं और बहुत बार नॉन फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं बिजनेस करने के। नॉन फाइनेंशियल गोल जैसे भाई बहुत हो गया ये ऐसे काम, मेरे को समाज के लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना है जिसके लिए कि लोग मुझे बाद में याद करें। ये भी एक बिजनेस का गोल हो सकता है। तो आपकी वैल्यूज और आपके गोल्स ये डिफाइन करना आपके लिए अगेन सेल्फ असेसमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, या काफी हद तक डिफाइन करेंगे कि आप कौन सा बिजनेस करना सिलेक्ट करो अपने लिए। आपकी सेल्फ असेसमेंट का चौथा स्टेप है आप अपनी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करेंगे। आपकी जो पर्सनल रिस्क टॉलरेंस है वो सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस होती है कि भाई आप कितने तक फाइनेंशियल रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो। वो आपको आपके लिए डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई नहीं है तो आप क्लियरली ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हो। मान लीजिए आपके पास कैपिटल सिर्फ 10 लाख रुपए है, लेकिन आपने जो ट्रेडिंग करने की सोची है वो उसके लिए 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको 1 करोड़ 90 बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी रिस्क टॉलरेंस उतनी नहीं है जितनी कई लोगों की होती है। कई लोगों को बहुत वो होता है कि भाई मैं तो खेल जाऊंगा इतने में, रिस्क आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप नहीं खेल सकते और अगर आपने ये काम कर दिया, 190 का लोन किसी तरीके से जुगाड़ कर लिया और अब आपको रातों की नींद उड़ी हुई है, चाहे वो सक्सेसफुल भी हो जाए, सिर्फ वो रातों की नींद उड़ना जो है ना वो आपका बिजनेस करने को वेस्ट बना देगा। तो आपका रिस्क टॉलरेंस ही आपके लिए ये डिफाइन करना चाहिए कि आप कितना बड़ा स्केल पे आप ये जो बिजनेस का जो वेंचर स्टार्ट करने वाले हो ये किस हद तक आप जा सकते हो या किस हद तक खेलना है या ये काम करना भी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि रात की नींद उड़ा के कोई भी बिजनेस करना is not worth it, is absolutely not worth it. जो अगली चीज आप कंसिडर करेंगे सेल्फ असेसमेंट में वो है अपना लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है कि आप किस तरीके की कार चलाना पसंद करते हैं, आप किस तरीके के हॉलीडेज में जाना पसंद करते हैं, आप बच्चों को किस तरह के स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कितने महंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लाइफस्टाइल में आती हैं। और अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको या तो इस लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा या आपको एटलीस्ट ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब तक बिजनेस पूरा चल के और मेरे को इतने पैसे जब तक बिजनेस नहीं दे देता कि मैं ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं, तो वो बिजनेस जब आपके लाइफस्टाइल को, आपकी नियत नहीं है उस लाइफस्टाइल को कम करने की, लेकिन बिजनेस आपको पुश कर रहा है कि अब इस लाइफस्टाइल को भैया नीचे लेकर आओ, तो जब ये सिचुएशन आने लग जाती है तो बिजनेस की तरफ मन खट्टा होने लग जाता है और बिजनेस की तरफ जो पैशन है ना वो डिप करने लग जाता है। तो फोक्स बड़ा क्लियर रखो कि भाई मेरा ये लाइफस्टाइल है, या तो मैं इससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा या नहीं करूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो फिर मेरे को कौन से बिजनेस में एंटर करना है ये चॉइस बहुत जरूरी हो जाती है।
तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि आपने किस तरीके का बिजनेस करना है या नहीं करना। जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है ना, इसमें से आप और कुछ करो ना करो, अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट तो ज़रूर करते हो। तो फाइनेंशियल असेसमेंट ऐसा स्टेप है जिसमें आपको अपने बारे में ये क्लियर करना है कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं, मैं उसमें से इतने फाइनेंसेस बिजनेस में रिस्क कर सकता हूँ या इतने मैं अरेंज कर सकता हूँ थ्रू लोन्स या फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसकी जो एक असेसमेंट है, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मेरे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी करने वाले थे, ये हर कोई करता है, पर जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक ऑफ दिस लिस्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, फाइनेंशियल असेसमेंट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू। उसके बाद 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कमिटमेंट लेवल की। आप इस बिजनेस में कितना कमिट हो सकते हो, आप कोई भी बिजनेस में इनफैक्ट कितना कमिट हो सकते हो, ये आपको अपने लिए एनालाइज करना, इसके बारे में लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। और कमिटमेंट जो है ना, कमिटमेंट आप ये कह सकते हो कि भाई देखो, मैं इस बिजनेस में टाइम बहुत ज़्यादा कमिट नहीं कर सकता। टाइम कैसे? मेरे पास ये काम है, उनके बाद जितना टाइम बचेगा मैं इस बिजनेस को दूंगा। तो दैट इज अ साइन ऑफ वीक कमिटमेंट, राइट? या मैं एफर्ट इतना नहीं दे सकता। मान लीजिए आज आप एक बंद ऑफिस में बैठ के काम करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन जो नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको इस तरीके का एफर्ट डालना है कि आपको धूप में धक्के खाने, क्लाइंट्स के चक्कर काटने हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो कैसे मैनेज होगा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर को जानता हूँ, उन्होंने कमिटमेंट तो कर ली, उन्होंने एक फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसमें उनको अलग अलग फैक्ट्रीज में जाके और फैक्ट्रीज के जो ऑपरेशनल हेड्स हैं उनसे बात करनी थी। अब रियलिटी उस बिजनेस की ये थी कि जब तक आप दिन में 20, 30, 40 मीटिंग्स नहीं कर लेंगे, 40 मीटिंग्स का मतलब है कि 40 में से 20 तो आपको दरवाजे से ही बाहर भगा देंगे, बाकी 20 में से हो सकता है सिर्फ 5 जगह ही आप अपना बिजनेस कार्ड पहली बार छोड़ के जाओ और फिर उनसे दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते दोबारा फॉलो अप करो, तो हो सकता है कि दूसरे तीसरे महीने में आपको वहां से बिजनेस मिलना शुरू हो। इस तरीके का एफर्ट के लिए अगर आप साइकोलॉजिकली, मेंटली तैयार नहीं है तो क्लियरली आप बिजनेस के लिए अभी तैयार नहीं है। तो आपको आपका ये एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है कि आपके नए बिजनेस के लिए आप किस हद तक कमिट होने के लिए तैयार हो, किस हद तक आप अपने एग्जिस्टिंग जो आपका काम करने का तरीका है उसको चेंज करने के लिए आप सक्षम हो। जो 8वीं चीज आपको सेल्फ असेसमेंट में कवर करनी है वो है आपकी वीकनेसेस, जिनको हम पोलाइटली थोड़ा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं। आई थिंक वीकनेसेस का एक क्वेश्चन ना हम किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयार ज़रूर करते हैं। मेरे को याद है जब मैं कैट के अपने इंटरव्यूज़ दे रहा था तो उस टाइम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जिसकी आपको तैयारी करनी होती है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब इसमें स्ट्रेंथ्स के ऊपर तो हम लोग पूरी व्याख्यान पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई हमसे स्ट्रॉन्ग तो कोई होता ही नहीं है ना हमारी नज़रों में। और वीकनेस जो है, वीकनेस ऐसी चीज होती है जो इंटरव्यू वाले को तो आप बताते डरते हो कि भाई अगर मैंने इसको सही में बता दिया कि भाई मेरे को तो टीवी देखना पसंद है तो दे दी इसने नौकरी, राइट? तो वीकनेसेस हम इंटरव्यूज में तो कुछ झोल झाल मार के और कुछ उल्टी सीधी बात बताते हैं वीकनेसेस की। लेकिन अब यहाँ पे ये सेल्फ असेसमेंट है, यहाँ पे ये कागज किसी को दिखाना नहीं है, अपने लिए बनाना है। तो अपने लिए बनाना है तो प्लीज अपने से झूठ नहीं बोलना, अपनी वीकनेसेस की लिस्ट तैयार करो। और वो वीकनेसेस अलग अलग तरह की होंगी। एक वीकनेस ये भी हो सकती है कि भाई मेरे को तो एक बंद ऑफिस में बैठना ही पसंद है, बाहर निकलना है मेरे बस की नहीं है। एक वीकनेस ये हो सकती है कि मेरा तो एक बार नेटफ्लिक्स ऑन हो जाए तो बंद ही नहीं होता, जब तक मैं पूरी रात वो सीरीज को पूरा खत्म ना कर लूं मेरा नेटफ्लिक्स ही नहीं बंद होता। इस तरीके की जो वीकनेसेस हैं जो आपके बिजनेस के एग्जीक्यूशन में बाधा बन सकते हैं, इन वीकनेसेस की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और इन वीकनेसेस को आप सिर्फ वीकनेस ना माने, इन वीकनेसेस को आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट माने। जब आप इन वीकनेसेस की लिस्ट बनाते हो तो किसी भी, देखो, कोई भी कमी को दूर करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कमी को कबूल करना कि हाँ ये कमी है। तो जब आप इस कमी को अपने आप में ये मान लोगे कि हाँ ये मेरे में कमी है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल आएगा। या तो ये सोल्यूशन होगा कि आप एफर्ट मारें और अपनी उस कमी को बदलने की कोशिश करें, या दूसरा तरीका ये है कि इस कमी की वजह से जो पार्ट ऑफ बिजनेस आप खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे उसके लिए पार्टनर लें। सोल्यूशन हर चीज का है, पर
इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप अपनी कमी अपने आप को भी एक्नॉलेज ना करें। अपनी कमी अपने आप को बताना बेहद जरूरी है, तभी आप उसका या अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करके सोल्यूशन निकाल पाएंगे या कोई एक्सटर्नल सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सेल्फ असेसमेंट का 9वां स्टेप फीडबैक। अब ये फीडबैक जो है ये एक तरह से शीशा दिखाने का काम करता है। फीडबैक आप अपने बारे में फीडबैक भी दूसरों से ले सकते हैं, और आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं इसके बारे में भी फीडबैक दूसरों से ले सकते हैं। ये कुछ दूसरों से एडवाइस लेने जैसा ही है, लेकिन फीडबैक में क्या है कि फीडबैक एक तो आप उन लोगों से लें जो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे, जो आपको वो बताएं जो आप सुनना चाहते हो। उन लोगों से फीडबैक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फीडबैक तो वैसे ही किसी काम का नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। आप माँ से जाके पूछो, माँ मैं ये कर लूंगा, क्या फीडबैक मिलेगा? माँ से फीडबैक नहीं मिलेगा, माँ से सपोर्ट मिलेगी। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि किससे आपको सपोर्ट लेनी है और किससे आपको फीडबैक लेना है। तो वो बंदा शायद जो आपको ठीक बहुत पसंद भी नहीं करता, हो सकता है वो आधी बातें गलत दे, आधी बातें वो गलत बोले, लेकिन फीडबैक उसका फिर भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा किसी ऐसे इंसान के फीडबैक से जो आपको बहुत पसंद करता है, जो आपको हर सिचुएशन में ब्लैंक चेक लिख के दे देगा। तो प्लीज फीडबैक जरूर कलेक्ट करें, न सिर्फ अपने और अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, बल्कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सलाह लें, फीडबैक लें। 10th स्टेप आपकी सेल्फ असेसमेंट का है कि आप एक पर्सनल इन्वेंट्री क्रिएट करें। पर्सनल इन्वेंट्री जो है वो पर्सनल इन्वेंट्री कैन बी लिस्ट ऑफ एसेट्स या लिस्ट ऑफ ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में काम आपको आ सकती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके फादर ने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी मॉल के अंदर एक शॉप ले रखी है। तो आप क्या बिजनेस स्टार्ट करें, ये काफी हद तक इस तरीके की एक एसेट का होना डिसाइड कर सकता है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव है। भाई वो एसेट आपने किसी और को रेंट पे दे रखी है, क्या पता मैं उसी एसेट में कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर लूं जिससे कि मेरे को ज्यादा फायदा होगा। तो आपको आपके पास क्या क्या चीजें हैं उनकी इन्वेंट्री लिस्ट तैयार करना भी जरूरी है। ये भी आपके सेल्फ असेसमेंट का एक हिस्सा है। इससे आपको ये पता रहेगा कि मेरे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको मैं यूज करके और अपने बिजनेस में कुछ चीजें या तो इजी कर सकता हूं या उनको ज्यादा ग्रो अप कर सकता हूं। अगला स्टेप, आपको आपकी इन्वेंट्री जो भी आपके एसेट्स हैं, एसेट्स आपके कोई रियल एस्टेट या कोई शॉप या कोई इस तरीके की चीजें, और आपके जो बिजनेस आइडियाज हैं उनके बीच में मैच बिठाना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक शॉप है लेकिन आपका आइडिया है एक गार्डनिंग कंपनी खोलने का। वो शॉप का क्या करोगे आप? शॉप तो किसी काम नहीं आएगी। गार्डनिंग कंपनी में हो सकता है आपके पास एक वैन हो, वो ज्यादा काम आ जाए। उस वैन में आप एटलीस्ट अपना सामान वगैरह रख के एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते हैं। तो आपके लिए ये असेसमेंट बहुत जरूरी है कि आपके पास जो एसेट्स हैं, जो इन्वेंट्री में आपने वो लिस्ट बनाई है, उसका और आपके बिजनेस आइडियाज का क्या लिंक है। वो लिंकेज जब तक नहीं बैठेगा तब तक उस इन्वेंट्री लिस्ट का कोई डायरेक्ट फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो आपकी सेल्फ असेसमेंट का लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने ऊपर जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाई है, जो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स, अपनी वीकनेसेस, इनकी पूरी असेसमेंट के बाद कम से कम आपको किसी के साथ बैठ के या अकेले में ये बहुत सारे बिजनेस आइडियाज को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये चीज नैरो डाउन नहीं करोगे ना, तब तक आप इसी उलझन में फंसे रहोगे कि मेरे को करना है तो क्या करना है। क्योंकि टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर मैं आपको अपनी एनालॉजी दूं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुले मैदान के बिल्कुल बीच में हूं और मैं जिस तरफ मुंह करूं मैं उस तरफ दौड़ना शुरू कर सकता हूं। भाई मैं एजुकेशन में भी जा सकता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता हूं, मैं आईटी सर्विसेज में भी जा सकता हूं, मैं इसमें भी जा सकता हूं, मैं उसमें भी जा सकता हूं। कोई एंड ही नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं। वो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप
आपने जो ऊपर लिस्ट बनाई है अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने पैशंस, अपने इंटरेस्ट, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ये जो ऊपर आपने पूरी लिस्ट बनाई है, इनकी मदद से आप बहुत सारे बिजनेसेस की छटनी करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो लिस्ट को जितना छोटा बनाओगे उसमें से सिलेक्शन उतना ही आसान होगा। मैं इस सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिस्कस करने आ जाते थे कि सर हम कौन से कॉलेज में क्या कोर्स में एडमिशन लें। अब मैं उनको ये कहता था कि बच्चे अभी तो आपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी नहीं लिखे। एंट्रेंस एग्जाम लिखने से पहले आप ये क्यों डिसाइड करने आ गए हो कि कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज के कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए? अभी तो आप पहले एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद आपके पास जो एडमिशन की लिस्ट आएगी, 4-5, अगर आपने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए तो हो सकता है 10 एडमिशन्स की ऑफर्स आ जाएं। उनमें से ये सिलेक्शन करना आसान है, या अभी एग्जाम देने से पहले आप हजारों कॉलेजेस के अंदर, लाखों कोर्सेज के अंदर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने लग गए? तो कुछ ऐसा ही, अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेस्ड ऑन जो आपने ऊपर लिस्ट बनाई है उसके ऊपर बेस्ड पहले छटनी कर दीजिए। पहले जितने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस ऑफ बिजनेसेस जो आप शायद कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको हटा दीजिए। हाँ, ये बिजनेस में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी वीकनेस जो है ना यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, मेरे को सक्सेस नहीं आने देगी, या ये बिजनेस के लिए तो इतना ज्यादा रिस्क लगेगा कि मेरी रिस्क एपिटाइट ही नहीं है, रात को मेरे को नींद ही नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। ये छटनी की प्रोसेस आसान नहीं होती है, लेकिन ये छटनी की प्रोसेस करने के बाद आपके लिए बिजनेस की सिलेक्शन, क्योंकि अब 2-3-4 ऑप्शंस बची हैं, वो ज्यादा आसान हो जाती है। तो फोक्स, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, उनके ऊपर बेस्ड अपनी सेल्फ असेसमेंट करने से आप छटनी करें कि कौन कौन सी चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी, फिर उनकी तरफ मुंह भी ना करें। जो शॉर्ट लिस्ट बचेगी उसी में से बिजनेस सेलेक्ट करना आपकी बाकी कंसिडरेशन के साथ अलाइन करके, और वो ज्यादा आसान होगा बजाय कि आप सोचते रह जाएं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे में जब आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं करी हुई, ऐसे में आपसे ये चॉइस ऑफ बिजनेस में गलती हो सकती है। और अ बैड चॉइस ऑफ बिजनेस इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैड चॉइस ऑफ स्पाउस। तो अपने लिए ऐसी सिचुएशन ना आने दें। बिजनेस के साथ आपने बहुत टाइम, एफर्ट इन्वेस्ट करना है उसमें, तो ठीक चीज में इन्वेस्ट करें। तो आज के वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि ठीक चीज सिलेक्ट करने में आप अपने अंदर झांक के देखें और लिस्ट तैयार करें, जिससे कि आपको ये काम आसान हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए नोटिफिकेशंस भी ऑन करें। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको इमीडिएटली नोटिफाई होगा। अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है, प्लीज मेरे वीडियो को उनके साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट।